क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बालकों। क्या हाल चाल है बालकों। क्या हाल चाल है बच्चों। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे टमाटर गोभी आलू भिंडी। कैसे हो आप लोग। प्लीज चैट बॉक्स में लिखो। प्लीज पार्टिसिपेट करो। आज तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा वरना ऑनलाइन आके थप्पड़ मारूंगा। थप्पड़ मारूंगा मैं तो थप्पड़ मारूंगा। सुनो भाई, आज करने वाले हैं ईएनवीएस। आज करने वाले इन्वायरमेंट का कहानी। आज वही क्लास टू में लेके जाने वाला हूं आप लोगों को। क्लास टू में आप पढ़े थे ना, क्लास टू थ्री फोर में, कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज किसको बोलते हैं। वही बचपन का प्यार, वही बचपन वाला चीज आज मैं आपको बढ़ाने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर वन में। इतने 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 बड़े बड़े दमड़े हो गए फिर भी सर ईएनवीएस पढ़ने बोल रहे हैं सीयू आपको। इतना इजी सब्जेक्ट, इससे ज्यादा इजी सब्जेक्ट तो मैंने देखा ही नहीं। तो आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपके अभिषेक भैया आपको पढ़ाने वाले हैं, आपके अभिषेक सर आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, इन्वायरमेंटल स्टडीज ईएनवीएस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो बताइए आप लोग क्या रेडी हो। जल्दी बोलो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में पूरा धुआं धुआं कर दो। जितने भी लोग हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, 5 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं वो नालायक है, वो अखंड नालायक है। उनको पता नहीं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या करेगा आपके साथ। ठीक है, जो नहीं देख रहे हैं वो नालायक है, और जो देख रहे हैं भाई शाबाश। इसी तरीके से स्पिरिट, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, इसी तरीके से आपको देखना है, इसी तरीके से आपको देखने आ जाना है रोज 9 बजे रात को। ठीक है, तो फटाफट से लाइक कीजिए और फटाफट से अपने नालायक दोस्तों को भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हर एक कॉलेज ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए। अच्छा काम चल रहा है भाई, अच्छा काम चल रहा है। मैं यहाँ पे कोई पैसा मांग रहा हूँ क्या तुमसे। मैं तो तुमको यही बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारे बेटरमेंट के लिए तुम लोग आओ, मैराथन अटेंड करो, देखो, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग बोलते हो ना कि भैया आप स्वार्थी हो क्या। जी हाँ मैं स्वार्थी हूं, मेरा स्वार्थ है। मेरा ये स्वार्थ है दोस्तों कि आप लोगों का अच्छा मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि मेरे को इससे बहुत मजा आता है, इससे बहुत खुशी मिलता है कि जब मैं सुनता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के 50 में से 50 आए हैं, मेरे स्टूडेंट्स के 50 आउट ऑफ 50 आए हैं। जब मैं सुनता हूं ना दोस्तों, तब मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिलता है। तो मेरा स्वार्थ यही है कि आपके 50 में से 50 जब आएंगे तब मुझे क्रेडिट मिलेगा दोस्तों। मुझे लोग बोलेंगे कि अभिषेक सर के स्टूडेंट है जो 50 में से 50 लाए हैं। तो बस यही स्वार्थ है, इतना ही स्वार्थ है, इतना ही स्वार्थ के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ मैं स्वार्थी हूं, आप बोलोगे ना। हाँ मैं स्वार्थी हूं, मुझे मजा आता है आपकी सक्सेस को देख के। तो प्लीज 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 एक बार लाइक कर दो, प्लीज एक बार शेयर कर दो हर एक कॉलेज ग्रुप में। आज कौन सा यूनिट करने वाले हैं सर। आज करने वाले हैं भैया यूनिट नंबर 1। आज आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन्वायरमेंट से। आज वही बचपन का प्यार, वही बचपन में लेके जाएंगे। क्लास टू में आपको लेके जाएंगे इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज की। इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज किसको बोलते हैं। ठीक है जी, ओके आइए। ओके जी, ओके ओके ओके। अब भाई कृपा करके, अब हाथ जोड़ता हूं भाई तुम्हारे, प्लीज ध्यान दे देना नालायकों, मेरे प्यारे प्यारे नालायकों। और ये स्ट्रीम से जाना मत। ये स्ट्रीम से जाओगे तो मुझे बड़ा दुख आएगा, मुझे बहुत दुख आएगा दोस्तों। तो आइए फटाफट से यूनिट नंबर 1 शुरू करते हैं। क्या आप लोग रेडी है, जल्दी बताइए। आप लोग रेडी है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है, आपका जो एग्जामिनेशन के फर्रे आएंगे उनके क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, आपको पूछा जाएगा 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसके लिए हमने एमसीक्यू का भंडार, एमसीक्यू के मॉडल क्वेश्चंस लास्ट में कवर कराएंगे आपको दोस्तों। आपको एमसीक्यू के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आपको पूछे जाएंगे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। क्लियर है, यानी 10 ठो एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके बाद आपको पूछे जाएंगे 10 ठो एसएक्यू क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के रहेंगे, 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के रहेंगे, 20 ठो। ओके, और 4 ठो क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। 4 ठो क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, जो कि है 20 मार्क्स का। ठीक है, यानी भैया आप बोले हैं कि 10 ठो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 10 ठो एसएक्यू रहेगा 2 मार्क्स का यानी 20, और भैया 5 मार्क्स का 4 ठो क्वेश्चन रहेगा यानी 20। पूरा का पूरा मिला के 50 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पैटर्न सब समझ गए। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, पाप लगेगा बोलोगे नहीं तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यूनिट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज। आज इन्वायरमेंटल स्टडीज को इंट्रोड्यूस करेंगे दोस्तों। आज क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। आइए फटाफट से सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंटल स्टडीज होता क्या है।
ईएनवीएस किसको बोलते हैं? ईएनवीएस का मतलब ही तो है इन्वायरमेंटल स्टडीज। जरा ध्यान दो, ईएनवीएस का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडीज। लेकिन सर ईएनवीएस होता क्या है, ये तो पढ़ाओ। तो आइए, इधर क्या लिखा हुआ है? इन्वायरमेंटल स्टडीज आर ए मल्टी डिसिप्लिनरी। इस वर्ड पे जोर डालिए। यहां पे ये बोला गया है, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलते हो ना, भाई तू तो मल्टी टैलेंटेड है, भाई तू डांस भी कर लेता है, तू गा भी लेता है, तू पढ़ भी लेता है, तू नाच भी लेता है, तू हर कुछ कर लेता है, तू तो मल्टी टैलेंटेड है। आप लोग कभी कभी कोई दोस्त को बोलते हो ना कि भाई तू तो मल्टी टैलेंटेड है, तू तो हर कुछ कर सकता है। तो यहां पे वही बोला गया है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज आर ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपको हर चीज का स्टडीज देखने को मिल जाएगा। ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, हर चीज का स्टडी को मिला के, हर चीज का स्टडी को मिला के, अरे बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज के स्टडीज को मिला के दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज बनती है। इन्वायरमेंटल स्टडीज आर मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है दोस्तों कि हर चीज के स्टडी को मिला के, जितना भी स्टडीज है हर चीज के स्टडीज को मिला के आप इन्वायरमेंटल स्टडीज बनाते हो। जैसे एग्जांपल ले तो जैसे कि बोटैनी, ठीक है, बोटैनी, यहां पे बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब सारे के सारे, सोशल साइंस, ये सब सारे के सारे सब्जेक्ट जब एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, उन सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज आर ए मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मतलब क्या? इन्वायरमेंटल स्टडीज मल्टी 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 टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड। इन्वायरमेंटल स्टडीज आर ए मल्टी टैलेंटेड, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इंटर रिलेशनशिप, जो कि इंटर रिलेशनशिप, जो कि रिश्ता बताता है। इन्वायरमेंटल क्या करता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या करता है? रिश्ता बताता है। रिश्ता किसके बीच में सर? ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम लोग रिश्ते के बारे में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। किसके बीच में? ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में, ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में। इट encompasses द स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, जो गाछ, बगीचा, पहाड़, झरना है, नेचुरल रिसोर्सेस, जो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके बारे में पढ़ते हैं। अपने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, आपके पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद भैया पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। इसके बाद कभी कभी कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, और कभी कभी सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेस को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं दोस्तों। एंड द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ द प्लैनेट। और ह्यूमन आदमी लोग कितना कांड कर रहा है, ये प्लैनेट पर कितना कांड कर रहा है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज में। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज आर व्हाट? इन्वायरमेंटल स्टडीज आर ए मल्टी डिसिप्लिनरी रील फील्ड, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज आर ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट, जो कि रिश्ता बताता है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच। और इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का पढ़ाई करते हैं, इकोसिस्टम का पढ़ाई करते हैं, पोल्यूशन का पढ़ाई करते हैं, कंजर्वेशन का पढ़ाई करते हैं, सस्टेनेबिलिटी का पढ़ाई करते हैं, एंड द इंपैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इंपैक्ट है, आपने क्या बर्बाद कर दिया, उस चीज के बारे में ही पढ़ते हो। एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, ह्यूमन की वजह से हो रहा है। वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, ह्यूमन की वजह से हो रहा है। ह्यूमन क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है जिस वजह से ये प्लैनेट पर क्या क्या बर्बाद हो रहा है, उस चीज के बारे में भी इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ते हो। बात सही है कि नहीं, बताओ। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज आर व्हाट? इन्वायरमेंटल स्टडीज आर मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, जिसमें बहुत सारे स्टडीज को मिला के, बहुत सारे स्टडीज को मिला के एक इन्वायरमेंटल स्टडीज बनता है। इसीलिए उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, जो कि रिश्ता बताता है किसके बीच में? ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में। इन्वायरमेंटल स्टडीज किसके बीच में आपको पढ़ाता है? किसके किसके बारे में आपको पढ़ाता है दोस्तों? नेचुरल रिसोर्सेस। इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, और ये भी पढ़ते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कितना प्लैनेट बर्बाद हो चुका है। सब कुछ दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब कुछ ये एनवायरमेंटल स्टडीज में हम लोग क्या करने वाले? पढ़ने वाले हैं। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? प्लीज आप लोग एक बार चैट बॉक्स में बोलो क्लियर 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 क्लियर, और प्लीज एक बार डेफिनेशन बोलो। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैं आंख बंद करके बोल दूंगा। देखो, environmental studies are multidisciplinary in nature. It explores the interrelationship between human and the environment. It encompasses the study of natural resources, ecosystem, conservation, sustainability.
ठीक है, एंड इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द प्लैनेट, बता दिया। बहुत सिंपल तो है। प्लीज एनवायरमेंटल स्टडीज का सब कोई डेफिनेशन बताएगा, जल्दी से बताइए ताकि हम लोग दूसरा में जा पाए आराम से। स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लीज एनवायरमेंटल स्टडीज का डेफिनेशन एक बार लिख लो ताकि तुमको याद रहे। शॉर्ट में भी लिखोगे तो भी चलेगा भाई, ताकि तुमको याद रहे। तुम्हारे लिए बोल रहा हूं नालायको, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। प्लीज आप लोग लिखो। क्यों नहीं लिख रहे हो मेरे बाबू सोना, लिखो ना। ओके, बात करते हैं स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज मान लो ये है, ये गोला को आप इन्वायरमेंटल स्टडीज मान लीजिए बोले, इसके अंदर का आवत है, इसके अंदर का आवत है, इसको क्या बोलते हैं? स्कोप। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर क्या क्या आता है उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? स्कोप। इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर क्या क्या आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? स्कोप। बोलो ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्कोप। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इज ब्रॉड। एनवायरमेंटल स्टडीज बहुत विशाल है, बहुत विशाल, बहुत ब्रॉड है एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज इतना छोटा नहीं है कि एक बार में तुमने बता दिया। एनवायरमेंटल स्टडीज का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, encompassing वेरियस एस्पेक्ट। एनवायरमेंटल स्टडीज के में हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं भैया, पहाड़, झरना, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इवेल्युएटिंग ह्यूमन इंपैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पर, हमारे पर्यावरण में ह्यूमन के क्या क्या इंपैक्ट्स है, ह्यूमन के क्या क्या ह्यूमन के क्या क्या मतलब ये इंपैक्ट्स है, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। और डेवलपिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर द रिसोर्स मैनेजमेंट, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें, इस चीज के बारे में भी पढ़ते हैं। किस तरीके से अपने रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसको मैनेज करें। ठीक है, addressing pollution and climate change issues, promoting conservation efforts and fostering environmental education and awareness। तो ये सब सारा चीज हम लोग ना environmental studies में पढ़ते हैं। ये सब सारा चीज हम लोग environmental studies में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं सर? नेचुरल environment के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन इंपैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम पर ह्यूमन का क्या क्या इंपैक्ट्स पड़ा है उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, किस तरीके से हमारे जो बचे कुचे रिसोर्सेस हैं किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए, वो पढ़ते हैं। किस तरीके से ये जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, उसको ठीक किया जाए, किस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज इश्यूज पर वर्क किया जाए, किस तरीके से ये कंजर्वेशन एफर्ट्स को प्रमोट किया जाए, और किस तरीके से इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाया जाए, सबको बताया जाए कि इन्वायरमेंट का क्या क्या महत्व है, इन्वायरमेंट का कितना इज्जत करना चाहिए, कैसे इज्जत करना चाहिए, कैसे अवेयर किया जाए। ये सब चीज के बारे में हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज में ही पढ़ते हैं दोस्तों। स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज का मतलब क्या है दोस्तों? इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या क्या है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में यही सब है। सबसे पहले तो भैया वापस से नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में समझते हैं, ह्यूमन इंपैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम के बारे में समझते हैं, सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं, एड्रेसिंग पोल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज, किस तरीके से पोल्यूशन को एड्रेस करना है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज इश्यूज पे वर्क करना है, किस तरीके से कंजर्वेशन एफर्ट्स पे वर्क करना है, किस तरीके से इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस को प्रमोट करना है। ये सब चीज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज में समझते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन अक्रॉस डिसिप्लिन्स इंक्लूड्स बायोलॉजी। इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम लोग कभी कभी सर ये केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इकोलॉजी भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री, सब चीज का पढ़ाई को मिला के इन्वायरमेंटल स्टडीज बनता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर भैया वो बायोलॉजी का भी पढ़ाई है, केमिस्ट्री का भी पढ़ाई है, इकोलॉजी का भी पढ़ाई है, सोशियोलॉजी का भी पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स का भी पढ़ाई है। तो सबको मिला के इन्वायरमेंटल स्टडी बनता है। इसीलिए तो इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज में बहुत सारा पढ़ाई मिक्सअप है। जैसे कि सबसे पहले तो भैया बायोलॉजी का पढ़ाई, उसके बाद केमिस्ट्री का पढ़ाई, इकोलॉजी का पढ़ाई, सोशियोलॉजी का पढ़ाई, इकोनॉमिक्स का पढ़ाई, सब पढ़ाई को मिला के इन्वायरमेंटल स्टडीज बनता है। ठीक है, क्लियर है इतना? स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लियर है? प्लीज आप लोग बताइए, प्लीज आप लोग जल्दी बताओ। भाई सुनो, बहुत काम है, बहुत आगे जाना है अभी,
प्लीज जल्दी जल्दी बताओ आप लोग और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। क्यों पढ़ना है एनवायरमेंटल स्टडीज? ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज यानी एनवायरमेंटल स्टडीज ईएनवीएस पढ़ के क्या होगा? ईएनवीएस तुमको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों पढ़ाया जा रहा है ईएनवीएस? क्यों पढ़ोगे तुम ईएनवीएस? ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज मतलब क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको ईएनवीएस? देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द इंटरकनेक्शंस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द एनवायरमेंट। आप ह्यूमन एक्टिविटीज और एनवायरमेंट के बीच रिश्ता समझे, क्या रिश्ता है ह्यूमन एक्टिविटीज और एनवायरमेंट के बीच, उसको समझे। इसी के लिए आपको भैया पढ़ाया जा रहा है। एक्सेसिंग एंड मिटिगेटिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन। आप कम से कम पोल्यूशन करो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जो आपकी वजह से हो रहा है वो कम से कम करो। आप एनवायरमेंट को डिग्रेड कम करो, ठीक है। एनवायरमेंट को गंदा मत करो, रिसोर्सेस बचाओ और पोल्यूशन कम करो, सीधा सा बात है। इस वजह से आपको ईएनवीएस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद भैया आप एकदम नेचुरल रिसोर्सेस का सस्टेनेबल यूज करो, तो प्रमोटिंग कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। आप अपने नेचुरल रिसोर्सेस का एकदम सस्टेनेबल यूज करो, इस वजह से एनवायरमेंटल स्टडीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंजर्वेशन को भी प्रमोट करो और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस भी करो आप, ठीक है। इसके बाद इनहैंसिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। सबको एजुकेट करो, सबको अवेयर करवाओ कि एनवायरमेंट में क्या क्या गलत हो रहा है दोस्तों। सबको अवेयर करो, सबको प्रॉब्लम्स के बाद ये सबको मतलब कि ये बताओ, ये प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, सबको अवेयर करो, सबको प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ। इसके बाद फोस्टरिंग इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल चैलेंजेस। बहुत बड़े बड़े जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, बहुत बड़े बड़े जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को ठीक करो। एक ऐसा कोलैबोरेशन बनाओ, एक ऐसा कोलैबोरेशन बनाओ और कोलैबोरेशन मिलके, कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन मन के मतलब कि एक टीम ऐसा बनाओ, एक टीम ऐसा बनाओ और टीम बना के जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद एम्पावरिंग कम्युनिटीज टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल एडवोकेसी, ठीक है। लोगों को एम्पावर करो, लोगों को एम्पावर करो कि आप भी हमारे मुहिम में शामिल होइए, आप भी हमारे टीम में शामिल होइए, ठीक है। इसके बाद ये कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल एफर्ट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ग्लोबली जो हो रहा है, ग्लोबली एफर्ट्स जो लिया जा रहा है, उसमें भी तुम कंट्रीब्यूट करो। ये जो क्लाइमेट चेंज वाले इश्यूज है ना, उस पर भी काम करो और साथ ही साथ बहुत सारे जो इश्यूज हैं उस पर भी काम करो, ठीक है। इतना काफी है, इसको नहीं पढ़ना है, इतना काफी है। अगर 7 पढ़ लेते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 लिखने हैं। 7 पढ़ोगे तो 5 लिखोगे, 7 पढ़ोगे 5 लिखोगे। क्लियर है ना? इतना इतना आप लोगों को क्लियर है? इतना आप लोगों को क्लियर है? बताओ तो। आप लोग प्लीज एक एक ऑब्जेक्टिव करके लिखो चैट बॉक्स में, एक एक ऑब्जेक्टिव करके। आपसे एक ऑब्जेक्टिव लिखने बोला हूं दोस्तों, प्लीज चैट बॉक्स में एक ऑब्जेक्टिव करके आप लोग लिखो। मैं वेट कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। एक ऑब्जेक्टिव करके आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखोगे। प्लीज सब कोई चैट बॉक्स में लिखो एक ऑब्जेक्टिव करके। एक ऑब्जेक्टिव करके आप लोग चैट बॉक्स में लिखोगे, जल्दी लिखो। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, आगे बढ़ते हैं इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंस। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज? इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। क्यों जरूरी है एनवायरमेंटल स्टडीज? तो इतना जरूरी कैसे हुआ? वो कबीर सिंह का गाना सुने हो ना, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ। बस वही पढ़ने वाले हैं भाई। अब कॉपीराइट आ जाएगा अब ज्यादा गाऊंगा तो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज क्यों इतना जरूरी हो गया? क्यों तुम्हारे लाइफ में इतना जरूरी हो गया? क्या इंपॉर्टेंस है उसका? क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस यही है दोस्तों कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडीज करते हो ना, तो इकोसिस्टम हेल्थ मेंटेन कर पाते हो, अपना जो पर्यावरण है उसको पूरा मेंटेन कर पाते हो। इन्वायरमेंटल स्टडीज हेल्प मॉनिटर एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम विच आर एसेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट रेगुलेशंस एंड प्रोवाइडिंग इकोसिस्टम सर्विसेज क्रूशियल फॉर ह्यूमन वेलबींग। तो आप इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हो
तो इसके वजह से क्या होता है, आप इकोसिस्टम का हेल्थ मेंटेन कर पाते हो, आप अपने पर्यावरण को मैनेज कर पाते हो, हेल्थ मेंटेन कर पाते हो, उसका हेल्थ मेंटेन कर पाते हो, जो कि भैया बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो क्लाइमेट रेगुलेशंस के लिए जरूरी है और ह्यूमन के वेलबींग के लिए भी जरूरी है। इससे ह्यूमन अच्छा रहता है, इससे ह्यूमन का हेल्थ अच्छा रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडीज करने से आप जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाओगे, जैसे वाटर, एयर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इनको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रख पाओगे। आपके बच्चे क्या करेंगे बताओ, आप ही सब कुछ यूज कर लोगे, वाटर का, एयर का, फॉरेस्ट का, मिनरल का, तब आपके बच्चे, उनके बच्चे क्या करेंगे बताओ। फ्यूचर जनरेशंस के लिए तो कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी आप मेंटेन कर पाओगे। इस वजह से ईएनवीएस पढ़ना जरूरी है। ओके, इसके बाद भैया बहुत ज्यादा गंदगी हो रहा है, तो गंदगी को कंट्रोल करने के लिए, अरे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी ईएनवीएस जरूरी है। एनवायरमेंटल स्टडीज आइडेंटिफाइड सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन एंड डेवलप स्ट्रैटेजी टू मिटिगेट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। सबसे पहले ईएनवीएस क्या करता है, ईएनवीएस सोर्सेस को आइडेंटिफाई करता है कि कहां से पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। सोर्सेस को पहले आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद उसको कैसे कंट्रोल करना है ये बताता है, किस तरीके से कंट्रोल करना है पॉल्यूशन को ये बताता है, ठीक है, जिससे ह्यूमन हेल्थ जो है वो सेफ रहता है, ह्यूमन हेल्थ सेफ रहता है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ये जो क्लाइमेट चेंज वाला इशू है, वो इशू को आप सॉल्व कर देते हो। ये क्लाइमेट चेंज वाला जो इश्यूज जो है क्लाइमेट चेंज वाला, उस क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को आप मिटिगेट कर देते हो, सॉल्व कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो एनवायरमेंटल स्टडीज जब करते हो तब, ठीक है। इसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज करते हो तो ह्यूमन हेल्थ का भी आप ध्यान रख पाते हो, ह्यूमन हेल्थ भी एकदम बराबर रहता है, अच्छा रहता है। बाय स्टडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल स्टडीज कंट्रीब्यूट टू आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ। एनवायरमेंटल स्टडीज किए हैं इसीलिए पता है हमें कि कौन कौन से फैक्टर की वजह से ह्यूमन हेल्थ बिगड़ता है। जैसे मान लीजिए वाटर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब की वजह से ह्यूमन का हेल्थ पर इफेक्ट करता है ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इसकी वजह से दोस्तों ह्यूमन के हेल्थ पर इफेक्ट करता है ना, तो हम लोग समझ गए अब नहीं करेंगे ये सब पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल स्टडीज ह्यूमन हेल्थ को सेफ गार्ड करता है, क्या करता है, एनवायरमेंटल स्टडीज की वजह से ह्यूमन हेल्थ सेफ गार्ड होता है दोस्तों। एंड सिक्स्थ दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल स्टडीज की वजह से क्या करता है, आप डेवलपमेंट तो करते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट तो करो लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ प्रिजर्व करके रखो। डेवलपमेंट तो करो लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेस बचा के रखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट करना गलत नहीं है, रोड्स बनाओ, ब्रिज बनाओ, डैम्स बनाओ, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा के रखो। तो इन्वायरमेंटल जो स्टडीज करते हो ना, इस वजह से आप क्या करते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सकते हो। प्लीज आप लोग बताइए, प्लीज इनमें से एक इंपॉर्टेंस चैट बॉक्स में लिखिए। अब नहीं लिखोगे नालायकों तो एक थप्पड़ पड़ेगा। प्लीज प्लीज एक इंपॉर्टेंस आप लोगों को लिखना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंस आप लोगों को लिखना पड़ेगा चैट बॉक्स में। कोई भी एक इंपॉर्टेंस आप लिख दो अपना पसंद का। भाई तुझको जो पसंद है तू लिख, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझको जो पसंद है तू लिख। एक एक करके याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, याद भी यहीं पे करवा रहे हैं हम। याद करने के लिए क्या अलग मुहूर्त खोजोगे क्या, शादी कभी करेंगे, बच्चे कभी करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सुनो, याद करने के लिए मुहूर्त नहीं भाई, आराम से यहीं पे याद करना है, यहीं पे अच्छे से याद करना है, यहीं पे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम नहीं होता, याद करने के लिए अलग टाइम है सर, से पढ़ने के लिए अलग टाइम है सर, ऐसा नहीं, ऐसा फालतू चीज मत करो, ठीक है। आ जाओ, हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, why environmental studies, why the hell environmental studies is multidisciplinary in nature। क्यों environmental studies multidisciplinary है, क्यों तुम मल्टी टैलेंटेड हो, ठीक है। सुनो, why the environmental studies is मतलब कि in nature, why the environmental studies is
मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। ठीक है, आइए फटाफट से, क्यों बोला जाता है इन्वायरमेंटल स्टडीज को मल्टी डिसिप्लिनरी? आइए, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज इज कंसिडर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी बिकॉज इट ड्रॉज अपॉन नॉलेज एंड फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। बिकॉज इन्वायरमेंटल स्टडीज में भैया केमिस्ट्री का पढ़ाई, इकोलॉजी का पढ़ाई, अरे वो जियोलॉजी का पढ़ाई, सोशोलॉजी का पढ़ाई, इकोनॉमिक्स का पढ़ाई, पॉलिसी मेकिंग एंड मोर, सब चीज का पढ़ाई एकदम, ये डिसिप्लिन्स का पढ़ाई एकदम मिलके बनता है। ठीक है, ईएनवीएस में दोस्तों, ईएनवीएस में इकोलॉजी या केमिस्ट्री या जियोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबका पढ़ाई मिलके इन्वायरमेंटल स्टडीज का पढ़ाई बनता है। ठीक है, इट इंटीग्रेट्स इनसाइट एंड अप्रोचेस फ्रॉम द डाइवर्स फील्ड। सारे के सारे स्टडीज को मिला के इन्वायरमेंटल स्टडीज बनता है, सारे के सारे स्टडीज को मिला के। अरे स्टडीज मतलब क्या है सर? सबसे पहले तो हो गया केमिस्ट्री, इकोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी मेकिंग, सारे के सारे स्टडीज को मिला के इन्वायरमेंटल स्टडीज को मतलब कि इन्वायरमेंटल स्टडीज बनता है। इस वजह से इन्वायरमेंटल स्टडीज को क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज को मल्टी डिसिप्लिनरी इसीलिए बोला जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, ठीक है, ओके। और ये इन्वायरमेंटल इश्यूज को फाइंड करता है और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फाइंड करता है और उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस खोजता है। ठीक है, व्हाई इन्वायरमेंटल स्टडीज इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि बहुत सारे स्टडीज को मिला के इन्वायरमेंटल स्टडीज बनता है, बहुत सारे स्टडीज को मिला के। जैसे कि सबसे पहले तो दोस्तों इसमें बायोलॉजी का स्टडी रहता है, दूसरा भैया इसमें केमिस्ट्री का स्टडी रहता है, फिर इकोलॉजी का, फिर जियोलॉजी का, फिर सोशियोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, इन सब सारे स्टडीज को मिला के आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज बनता है। दैट्स इट। इन सब सारे स्टडीज को मिला के, सारे स्टडीज को इंटीग्रेट करके इन्वायरमेंटल स्टडीज बनता है। दैट्स इट। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब तू डेवलपमेंट तो कर भाई, तू सही कर रहा है तो डेवलपमेंट तो कर, अपने देश का तरक्की करना ही चाहिए हमेशा, तो डेवलपमेंट कर, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर, फ्यूचर जनरेशंस का सोच के डेवलपमेंट कर। तो सारे के सारे रिसोर्सेस अगर तू खुद यूज कर लेगा तो फ्यूचर क्या यूज करेगा? तुम्हारे बच्चे क्या यूज करेंगे? उनके बच्चे क्या यूज करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब तो डेवलपमेंट तो कर, लेकिन सही से कर, फ्यूचर जनरेशंस का मान मर्यादा का सोच के कर। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। मतलब हम लोग नल खुला छोड़ दिया आराम से, अब पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, तो फालतू का रिसोर्स क्यों वेस्ट करते हो भाई? फालतू का रिसोर्सेस नहीं वेस्ट करना है। मतलब भैया डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन फालतू के रिसोर्सेस को वेस्ट मत करो, क्योंकि फालतू के रिसोर्सेस अगर वेस्ट करोगे तो फ्यूचर जनरेशंस क्या यूज करेगा? इसको बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करो, लेकिन कुछ इस कदर डेवलपमेंट करो कि फ्यूचर जनरेशंस भी वो रिसोर्सेस का फायदा उठा पाए। ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन के पास वो रिसोर्सेस बचे ही ना रहे, ऐसा सिचुएशन ना आए कि फ्यूचर जनरेशंस के पास वो रिसोर्सेस बचे ही ना है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। अब इसको खुद पढ़ लेना भाई, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी। ठीक है, इसको खुद पढ़ लेना, बहुत इजी है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा तो 4 लाइन या 5 लाइन में आंसर सबमिट किया जाना, 4-5 लाइन में आंसर सबमिट किया जाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा तो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब पढ़ता है सस्टेनेबिलिटी गोल्स के बारे में कि सस्टेनेबिलिटी गोल्स क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी गोल्स क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सस्टेनेबिलिटी गोल्स आर नोन एज ग्लोबल गोल्स। ये ग्लोबल गोल है, ये एक ग्लोबल गोल है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे पहले ये गोल्स लाया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे पहले ये गोल लाया गया था। ये 17 इंटरकनेक्टेड गोल है। क्या है ये? 17 इंटरकनेक्टेड गोल है। ये गोल्स है, गोल्स मतलब पता है ना तुम्हारा एम, जैसे कि तुमको 90% लाना है इस बार, तो ये तुम्हारा क्या है? गोल्स। तो इस तरीके से एक सस्टेनेबिलिटी गोल्स बनाया गया यूएन में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये सस्टेनेबिलिटी गोल्स बनाया गया। इसमें बहुत सारे देश साथ आए, बहुत सारे देश साथ आए। These goals are the provided for the universal framework for the addressing global challenges. ग्लोबली जो चैलेंजेस है, ग्लोबली जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो गोल्स लाया गया, ये गोल्स बनाया गया कि ये हमारा गोल्स है।
ये हमारा जो है ये गोल्स है। तो 2015 के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स लाया गया। इस गोल्स का नाम दिया गया दोस्तों सस्टेनेबिलिटी गोल्स। व्हाट? सस्टेनेबिलिटी गोल्स, सस्टेनेबिलिटी गोल्स। और इसमें सर मुख्य मुख्य गोल्स क्या क्या है? सबसे पहले तो भैया है इनइक्वालिटी, इसके बाद अरे वो पॉवर्टी, इसके बाद क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस, जस्टिस, ये सब सारे गोल्स हैं इनके। ठीक है, किसी भी तरीके से गरीबी मिटाना है, किसी भी तरीके से इनइक्वालिटी हटाना है, किसी भी तरीके से क्लाइमेट चेंज के इश्यूज पर काम करना है, किसी भी तरीके से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के इश्यूज पे काम करना है, किसी भी तरीके से पीस लाना है, किसी भी तरीके से जस्टिस लाना है। तो 17 प्रकार के ऐसे ऐसे गोल्स हैं। 17 टाइप्स के ऐसे ऐसे गोल है, 17 टाइप्स के ऐसे ऐसे गोल्स है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी गोल्स। सस्टेनेबिलिटी गोल्स क्या बोलते हैं? सस्टेनेबिलिटी गोल्स। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2015 में ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स है, ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स है उसका एक 17 प्रकार का गोल्स बनाया गया और उस गोल्स पे वो लोग काम करते हैं, उस गोल्स पे काम करते हैं। सर कौन कौन सा गोल्स है एक बार समझा दीजिए सर। सबसे पहला गोल नो पॉवर्टी। सबसे पहला गोल भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। फिर जीरो हंगर, कोई भूखा ना सोए, किसी भी देश में, किसी भी देश में कोई भूखा ना सोए, ये सेकंड वाला गोल है। फिर थर्ड वाला गोल गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ सही रहे सबका। फिर भैया क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद भैया जेंडर इक्वलिटी, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना है, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना है, लड़का भी कर सकता है लड़की भी कर सकता है कुछ भी चीज। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सब सारे के सारे देश में क्लीन वाटर मिले, सैनिटाइजेशन का पूरा सुविधा हो। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और डिसेंट वर्क हो, डिसेंट वर्क। इसके बाद इंडस्ट्रीज हो हर एक कंट्री में, इनोवेशन हो हर एक कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो हर एक कंट्री में। ठीक है, ये 9th गोल। फिर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को किसी भी तरीके से कम करना है। ये जो इनइक्वालिटी हो रहा है, ये जो भेदभाव हो रहा है कि अंबानी रिचर गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर, इन इनइक्वालिटी को कम करना है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हमेशा रिसोर्सेज को हम लोगों को सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है। ठीक है, इसके बाद रिस्पॉन्सिबल यहां पे रिस्पॉन्सिबल आपका कंजम्पशन भी होना चाहिए, प्रोडक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल। 17 प्रकार के आपको याद ना रहे तो कम से कम 5-7 प्रकार के याद करके चले जाना। 17 प्रकार के गोल्स अगर याद ना रहे तो 5 to 7 प्रकार के गोल्स याद करके चले जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं लो कार्बन लाइफस्टाइल। आप लोगों को पता है कि कार्बन बहुत ज्यादा खतरा है। तो कार्बन गैसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरा है आप सबके लिए, बहुत ज्यादा मतलब कि खतरा है। ठीक है, तो लो कार्बन लाइफस्टाइल, ए लो कार्बन इकोनॉमिक, मतलब यहां पे यही बोला गया है कि हम किस तरीके से लो कार्बन लाइफस्टाइल जी सकते हैं। हम कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिसमें हम लोग लो कार्बन लाइफस्टाइल को फॉलो करें, हम अपना दिनचर्या को लो कार्बन वाला बनाएं, जिसमें हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा यूज ना करें, जिसमें हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा यूज ना करें। लो कार्बन लाइफस्टाइल, लो कार्बन इकोनॉमी इज ए कंसेप्ट फॉर डिजायरेबल इकोनॉमी which has relatively low greenhouse gases. लो ग्रीनहाउस गैसेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए खतरा है दोस्तों, खतरा है, खतरा खतरा। इसी का जो हवा है ना वो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोवाइड करता है आप लोगों को। तो उन सब चीजों पे रोक, एक ऐसा लाइफस्टाइल लाना, एक ऐसा लाइफस्टाइल लाना जिसमें हम लोग कार्बन गैसेस का बहुत कम इस्तेमाल करें, बहुत कम इस्तेमाल करें दोस्तों। तो CHG emission due to human activity are the dominant cost of observed climate change. तो आप जो ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हो, इस वजह से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज, इस वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पड़ रहा है। ठीक है, इस वजह से कुछ स्ट्रैटेजीज लाई गई है कि किस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हो, किस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को लो कार्बन इकोनॉमी बना सकते हो। प्लीज एक बार लाइक कर दो। हाउ इज द जोश गाइस? जोश है कि नहीं है? अभी खत्म होने वाला है हमारा, है ना, खत्म होने वाला है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। जोश नहीं भाई, जोश तो बरकरार रहेगा हमेशा, खत्म होने वाला है। प्लीज आप लोग प्लीज एंड टाइम पर साथ रहना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये सब टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के पूछेंगे, ये गारंटी है। इसीलिए आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों,
यहां पे देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं कि किस तरीके से लो कार्बन लाइफस्टाइल को अपनाया जाए, इस वजह से एक लो कार्बन लाइफस्टाइल वाला कंसेप्ट आया हुआ है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर मेनी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे अप्रोचेस है जिससे आप लो कार्बन इकोनॉमी में मूव कर सकते हो। जैसे सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना शुरू कर दो। जो एनर्जी खत्म नहीं होगा, जो एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा, उन एनर्जी का यूज करना शुरू कर दो। सोलार एनर्जी का यूज करना शुरू कर दो दोस्तों आप लोग। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से लो कार्बन लाइफस्टाइल आप जियोगे। इनकरेजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। इसके बाद एफिशिएंट एनर्जी यूज, जितना एनर्जी आपका यूज होता है उतना ही एनर्जी यूज करो, फालतू का इनएफिशिएंट एनर्जी यूज मत करो। इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन, आप एनर्जी को कंजर्व करो, अच्छे से यूटिलाइज करो। रिसोर्सेज जो भी है, रिसोर्सेज जो भी है उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करो, सीधा सा बात है ना, बहुत अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करो। और यहाँ पे बहुत सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, अब इसके एम्स को पढ़ते हैं एक बार। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट्स फॉर द एनवायरमेंट, कि इसका क्या बेनिफिट होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, लो कार्बन साइकिल का क्या बेनिफिट होता है, लो कार्बन लाइफस्टाइल का क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ए लो कार्बन लाइफस्टाइल इज वन दैट एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द क्लाइमेट। तो आप जो कार्बन गैसेस को, ग्रीन हाउस गैसेस को कम यूज करोगे, एक ऐसा लाइफस्टाइल में जियोगे जो कि लो कार्बन लाइफस्टाइल है, उससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस हो जाएगा और क्लाइमेट पे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, उतना क्लाइमेट चेंज नहीं आएगा दोस्तों, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, उतना ज्यादा बर्बाद नहीं होगा क्लाइमेट। ठीक है, ए लो कार्बन लाइफस्टाइल रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेस एंड सेव्स रिसोर्सेस। तो लो कार्बन लाइफस्टाइल क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करता है और रिसोर्सेस को जो है, रिसोर्सेस रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो है उसको सेव करता है, उसको सेव करता है। और लो अच्छा, इससे इससे क्या होता है, इससे हेल्दी लाइफ आप जीते हो, हेल्दी लाइफ, हेल्दी प्लेनेट और हेल्दी लाइफ आप जीते हो। ठीक है, आराम से ये पढ़ लेना। इसके बाद लास्ट टॉपिक सुनो, लास्ट टॉपिक मिशन लाइफ, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मिशन लाइफ ये लास्ट टॉपिक है आपका, और इससे हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो खत्म हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहां पे देखिए जरा ध्यान से, मिशन लाइफ बीइंग लॉन्च्ड इन द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। मिशन लाइफ इंडियाज इंडिपेंडेंस के 75th ईयर में लॉन्च हुआ था दोस्तों, 75th ईयर में। ठीक है, एक कंप्रिहेंसिव एंड नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ 75 इंडिविजुअल लाइफ एक्शंस अक्रॉस 7 कैटेगरीज इज आइडेंटिफाई सच एज मोस्ट एक्शन। तो सिंपल सा बात है, मिशन लाइफ जो है वो क्या है क्या नहीं है हम आपको बताएंगे दोस्तों। मिशन लाइफ स्पेसिफिक एंड मेजरेबल है, इजी टू प्रैक्टिस बाय इंडिविजुअल है, जिसको एक इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूशन, एक कम्युनिटी बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकता है। ओके, सो मिशन लाइफ क्या है, देखिए मिशन लाइफ इज ए ग्लोबल मास मूवमेंट लेड बाय इंडिया टू नच इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज बिहेवियरल चेंज इन ऑर्डर टू रिड्यूस एमिशन, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ मतलब, मिशन लाइफ का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। मिशन लाइफ का एक ही एम है दोस्तों कि किस तरीके से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से रिसोर्सेज को जो है कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, उस चीज के बारे में बताता है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ सीक्स टू ट्रांसलेट द विजन ऑफ लाइफ इनटू मेजरेबल इम्पैक्ट। इट इज डिजाइन्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोबिलाइज एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस एंड अदर ग्लोबल सिटीजंस टू टेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्वेशन द एनवायरनमेंट। मतलब सीधा सा बात है, मिशन लाइफ का ये एम है कि भाई कम से कम 1 बिलियन इंडियंस को इसमें जोड़ना है, इस मुहिम में जोड़ना है। भाई कम से कम 1 बिलियन इंडियंस को इस मुहिम में जोड़ना है और उनसे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करवाना है, उनसे एनवायरनमेंट का कंजर्व करवाना है दोस्तों। ठीक है भाई, एकदम बना के लिख देना, एकदम बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, एकदम वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा। ENVS है, ENVS इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट, इतना ज्यादा आप टेंशन लोगे तो नहीं होगा। ठीक है, और यहां पे जो है एम बनाया गया है वो 2022 से लेके 2028 तक। ठीक है, एज ए ग्लोबल प्रोग्राम मिशन लाइफ एविजन्स 3 कोर शिफ्ट
इन आवर कलेक्टिव अप्रोच टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। मतलब मिशन लाइफ जो है वो सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करता है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस करता है। मिशन लाइफ का यही एम है कि हम लोग अब अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे, इन्वायरमेंट के इश्यूज को बचाएंगे, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और किसी भी तरीके से रिसोर्सेज को जो है अब हम लोग रिसोर्सेज को जो है अब हम लोग संभाल के मेंटेन करेंगे, कंजर्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, यह है मिशन लाइफ। ठीक है, तो एक एक बार करके, एक दो बार करके सब कुछ अगर पढ़ लीजिएगा तो बहुत इजी है, बहुत इजी। तो दोस्तों बताइए आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज प्लीज आप बताइए कि क्या कैसा लगा आप लोग का सेशन, आप लोग को आज का सेशन। यूनिट नंबर 2 कल या परसों स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 कल या परसों स्टार्ट कर देंगे। डेली का शेड्यूल आएगा दोस्तों, और डेली ही आप लोग को आना है 9 बजे, आधे घंटे के लिए मिलेंगे, और दोस्तों एकदम तबाही मचाएंगे एग्जामिनेशन में। बहुत ज्यादा बढ़िया मार्क्स से आप लोग को पास होना है, पास करवाना है मेरे को। ठीक है दोस्तों, ये सब जो टॉपिक्स पढ़े, ये सब टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेना, एक बार 2x के स्पीड में और देख लेना, इससे आप लोग को और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।